तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हम लोग पाचन तंत्र कर रहे थे। लास्ट प्रश्न हमारा यही था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ठीक है, इनमें से चार में से तीन एंजाइम है और एक एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो पेप्सिन के बारे में मैंने बताया था। पेप्सिन कहाँ निकलता है आपका? ये अमाशय में निकलता है। अमाशय में जो होता है ना भोजन, वो किस अवस्था में होता है? अम्लीय, अम्लीय प्रकृति होती है उसकी। पेप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। देखिए, जो भोजन होता है ना वो जटिल अवस्था में होता है, उसे सिंपल अवस्था में बदलना ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो अंग है ना उसको अवशोषित कर सके। और पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? यह जठर रस में पाया जाता है। जठर रस से आपका रेनिन भी निकलता है। यह क्या करता है? दूध को दही में बदलता है। ठीक है ना? मतलब कि यह दूध को पचाता है। ठीक है, दूध में एक और प्रोटीन पाया जाता है आपका, जिसे हम केसीन प्रोटीन बोलते हैं। केसीन प्रोटीन के कारण क्या होता है? दूध जो होता है ना वह सफ़ेद होता है। दूध का जो हल्का पीला रंग होता है वो आपका होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और आपका एक है इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन क्या होता है आपका? इंसुलिन जो है ना वह पैनक्रियाज से निकलता है। और सर ये पैनक्रियाज क्या होते हैं तो आपने बताया ही नहीं। इसे हम लोग कहते हैं अग्न्याशय। चलिए इसे डिटेल में अभी पढ़ लेते हैं। अग्न्याशय है ना यह सबसे बड़ी ग्रंथि, पॉइंट वाइज में बताता जाता हूँ। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सेकंड बड़ी ग्रंथि है ये। तो सर तो पहली बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है आपका यकृत है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथि भी है। मिश्रित ग्रंथि, ग्रंथि दो तरह की होती है ना, वो मैं आगे बताऊंगा। मिश्रित ग्रंथि भी है इसमें। इसे इससे जो है ना वह पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। पूर्ण पाचक एंजाइम, जिसे हम लोग लैट कहते हैं, LAT। ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। एल से हो गया लाइपेज, ए से हो गया एमाइलेज और टी से हो गया आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है। किसमें? इंसुलिन में, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेता हूँ। इसमें तीन तरह की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कोशिका क्या कहता है? यह शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है। ठीक है ना? अल्फा होता है वह ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है। इसे ग्लूकागोन निकलता है। क्या निकलता है इसे? ग्लूकागोन निकलता है, जो शरीर के ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है। ग्लाइकोजेन जानते हैं ना? ग्लाइकोजेन को यह पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लाइकोजेन, अल्फा कोशिका क्या करती है? ग्लाइकोजेन को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। सर ये ग्लाइकोजेन क्या होता है? जो हमारे ग्लूकोज होते हैं ना वह ग्लाइकोजेन के रूप में यकृत में, लीवर में स्टोर होते हैं। वहाँ से ये कोशिकाएं, अल्फा कोशिका ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल देता है। दूसरा होता है आपका बीटा कोशिका। सर बीटा कोशिका क्या करता है? इसी से तो इंसुलिन निकलता है। ठीक है, बीटा कोशिका से ही इंसुलिन निकलता है, जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए ना तो उसे कहते हैं मधुमेह हो जाता है वो। इंसुलिन क्या होता है आपको? हार्मोन होता है ये। आगे बात पूछा क्या है? एंजाइम, लेकिन इंसुलिन क्या निकल करके आ गया हमारा? हार्मोन। तो इसका सही उत्तर आपका सी होना चाहिए। इंसुलिन एक प्रोटीन भी है, क्योंकि हार्मोन जो होता है ना वह प्रोटीन के जैसा भी काम करता है। इंसुलिन हार्मोन होता है तो यह प्रोटीन भी होगा। ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है ना हमारे शरीर में, तुम कहते हैं कि ग्लूकोज का स्तर क्या हो गया है? वो बढ़ जाता है। इंसुलिन की अगर कमी होती है तो ग्लूकोज का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा वो। फिर कहते हैं कि क्या हो गया? डायबिटीज हो गया है, या फिर शुगर हो गया है, चिनिया बीमारी, मधुमेह, ये सब हो जाता है। ठीक है, सॉरी। और बीटा, अल्फा, बीटा और सर गामा कोशिका क्या करता है जी?
गामा कोशिका आपका भोजन के स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बार बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि इंसुलिन जो है ना वो पैनक्रियाज के किस कोशिका से निकलता है। ठीक है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है। इसकी कमी के कारण क्या होता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह बीमारी होती है। चलिए अगला पढ़ते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है सी। अगला आपका, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? ग्लूकोज को बदलना है इथाइल अल्कोहल में। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर है आपका एंजाइम। एंजाइम तो हो ही गया ना आपका। ग्लूकोज का ये होता है आपका जाइमेज। सही उत्तर है आपका इसका जाइमेज। सर बाकी 4 ऑप्शन है वो भी तो बताओ। देखिए इन्वर्टेज है आपका पहला। इन्वर्टेज क्या करता है? यह भी क्या है, एक एंजाइम है। यह क्या करता है ना, पानी की उपस्थिति में अगर ये पानी इसको मिल जाए ना तो क्या करता है, यह सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। जितने भी हमारे हैं ना भोजन में, सभी को अंततः ग्लूकोज में ही बदलना है और ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में स्टोर रहता है वो। ये फ्रुक्टोज को भी तोड़ता है वो, ठीक है ना। यह सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ने की अनुमति देता है। ठीक है, अगला है माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? यह भी एक एंजाइम है। यह छोटी आंत में से निकलता है आपका, छोटी आंत से निकलता है। छोटी आंत के बारे में बताऊंगा आगे। चलिए यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं छोटी आंत के बारे में, देखते हैं क्या होता है आपका छोटी आंत। देखिए हमारा भोजन सबसे पहले कहाँ गया था? मुख से। मुख से एसोफेगस से होते हुए पेट में आया, स्टोमक में। स्टोमक में मैंने बता दिया पूरा डिटेल में। अब यहाँ पर आया छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है ना, छोटी आंत, इसी के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। छोटी आंत में क्या होता है आपका? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आप भी लिखते जाओ। ठीक है, छोटी आंत में होती है। और आहार नाल का ना यह सबसे लंबा भाग है। आहार नाल मुख से लेकर के गुदा तक, इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर तक होती है। ठीक है, छोटी आंत में ही ना भोजन अगर पच जाए अच्छे से, उसके बाद ही भोजन कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत में पहुँचता है। बड़ी आंत में सिर्फ पानी को अलग कर लिया जाता है, लेकिन अवशोषण जो है ना वो आपका छोटी आंत में ही होता है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट या फिर लगभग 10 मीटर। उसमें से 6 से 8 मीटर आपका छोटी आंत ही हो जाता है वो। इसके 3 भाग होते हैं वो, इसके हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तीनों को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ यही अभी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो माल्टेज क्या होता है आपका? माल्टेज छोटी आंत से निकलता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, अवशोषण होता है। सबसे लंबा भाग है आहार नाल का, 6 से 8 मीटर का होता है। आहार नाल 32 फीट का या 10 मीटर का होता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, लेकिन सर ये जाइमेज क्या होता है? ये जाइमेज तो आपने बताया नहीं। जाइमेज मैं बता चुका हूँ, आप याद करिए जाइमेज कहाँ मैंने बताया था। मैंने लार ग्रंथियों में बताया था आपका जाइमेज के बारे में, सॉरी जाइमेज में नहीं, डायस्टेज के बारे में बताया था। देखिए जाइमेज के बारे में बता लेते हैं। जाइमेज भी क्या है? एक एंजाइम है। ये क्या करता है? ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदल देता है। ऑप्शन तो सही इसका यही है, यहाँ पर लिए लिखा हुआ ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदल देता है। अगला आपका डायस्टेज, ये मैंने बताया था आपको लार ग्रंथि जब पढ़ाया था। तो डायस्टेज क्या करता है? डायस्टेज स्टार्च का पाचन करके ना उसे माल्टोज में बदल देता है। वो स्टार्च का पाचन करके माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज जिसको क्या कहते हैं? शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर छोटी आंत को मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है, ये आगे भी मैं बताऊंगा। इसके 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसका सही उत्तर सी है। अगला है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल देता है? ये कोशिका से रिलेटेड आपका आ गया वो। देखिए एचआईवी जो होता है ना वो आपका आरएनए होता है वो। ठीक है, और हमारे पास ऐसी मशीन नहीं है जो कि आरएनए को डिटेक्ट कर सके। तो आरएनए को हमें बदलना होता है डीएनए में, और इस प्रोसेस को ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं वो। तो
कुछ ऐसे एंजाइम हम बनाते हैं ना जो कि आरएनए को बदल देता है वो डीएनए में। तो पूछा ही प्रश्न में किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है ना उसकी उपस्थिति में एचआईवी जो कि आरएनए है वह डीएनए में बदल जाता है, और डीएनए को अध्ययन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मशीनें हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगला है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, देखिए मछली जो है आपका सभी जगह पाया जाता है और आसानी से मिल भी जाता है आपका। ये प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं प्रथम श्रेणी का प्रोटीन। प्रथम श्रेणी या फिर संपूर्ण प्रोटीन इसको बोलते हैं, संपूर्ण प्रोटीन। ये ना आपके जैसे कि अंडे में मिलेगा, अंडा, मांस, मछली, मुर्गी, मांस में भी आ जाता है आपका, दुग्ध उत्पाद में भी मिलते हैं। इसमें वे सारे एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं जो आपके शरीर को क्या होता है आवश्यकता होती है। सभी आवश्यक एमिनो अम्ल इन सभी में होते हैं जिसकी आवश्यकता शरीर को होती है। क्यों? क्योंकि शरीर ना उन्हें काफ़ी कुशलता से पचा सकता है और अवशोषित कर सकता है, इसलिए मछली को ना हम प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहते हैं क्योंकि इसमें आवश्यक एमिनो अम्ल हमें मिल जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, जस्ट अभी बताया हूं मैं। कई सारे ऐसे एंजाइम होते हैं ना जो कि शर्करा स्टार्च को शर्करा में पाचन करते हैं। इसका सही उत्तर है आपका टाइलिन। टाइलिन है, एक और आपका है अभी जस्ट बताया मैं, टाइलिन और डायस्टेज। मुख में देखिए जो एंजाइम निकलते हैं ना हमारे, वो क्या क्या होते हैं फिर से बता देता हूँ मैं। लाइसोजाइम, जितना रिवीजन कीजिए उतना अच्छा आपका। टाइलिन, डायस्टेज और म्यूलिन, ये 4 तरह के एंजाइम होते हैं हमारे, पाचक एंजाइम है। इनमें सर्वाधिक मात्रा में ना टाइलिन निकलता है आपका। टाइलिन को लिखने का तरीका अलग ही से PTYLIN लिखते हैं। ठीक है। लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम क्या करता है आपका, यह कीटाणुओं को मारता है आपका। वो आपको याद आ रहा होगा, कीटाणु को क्या करता है, मारता है। जो हम खाते हैं भोजन उसके साथ कई सारे कीटाणु भी होते हैं, उसको वह मार देता है। म्यूलिन क्या करता है जी, म्यूलिन जो चिपचिपा बना देता है भोजन को ताकि आसानी से हम उसे निगल सके। और टाइलिन और डायस्टेज जो है ना यह स्टार्च को शर्करा में बदलता है, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। यहाँ पर पूछा भी है स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है आपका, टाइलिन। डायस्टेज तो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन तो है नहीं, एल्बुमिन भी नहीं है, एंजाइम भी नहीं है, आपका कीरेटिन है जो कि बाल, नाखून इस सब में पाया जाता है। कौन सा अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। छोटी आंत का 3 भाग मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, वहां से अब आगे चलते हैं हम। छोटी आंत के 3 भाग, ठीक है। 3 भाग क्या क्या बताया था मैंने, पहला बताया था डिओडेनम, दूसरा बताया था आपका जेजुनम, और एक था इलियम, इसे हम लोग पक्वाशय बोलते हैं। डेडुनम को पक्वाशय या ग्रहणी भी कभी कभी इसे हम बोल देते हैं, ग्रहणी क्योंकि भोजन को ग्रहण करता है। जेजुनम को अग्र क्षुद्रांत बोलते हैं और इसे हम लोग क्षुद्रांत बोलते हैं। सर ये तीनों काम क्या करता है, देखिए ड्यूडेनम क्या करता है, जो हमारी छोटी आंत होती है, जैसे आपका ये पेट हो गया, पेट से जैसे हमारा, छोड़िए पेट को ड्राइंग कर मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। ऐसे ही आपका आहार नाल मुख से शुरू हुआ, एसोफेगस से होते हुए ये आपका पेट में आया, ठीक है ना। पेट से ये छोटी आंत में आ जाता है आपका, ये आपका छोटी आंत मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है ना। इसका 3 भाग है वो, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो पहला है आपका डेडुनम, डिओडेनम ये पक्वाशय या ग्रंथि कहते हैं। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है, वो फर्स्ट भाग, फर्स्ट पार्ट।
क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर ना पित्त मिल जाता है आकर के। पित्त कहाँ से निकलता है आपका, गॉल ब्लैडर से, जिसका निर्माण लीवर करता है वो। पित्त मिलने के बाद भोजन क्या हो जाता है आपका, क्षारीय हो जाता है। यहाँ पर ग्रहणी में किसी प्रकार का इसमें एंजाइम नहीं होता है वो, ठीक है, किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। देखिए, दो तरह के हार्मोन कौन से पाए जाते हैं, एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, कभी कभी पूछ देता है ये, कोलेसिस्टोकाइनिन, और एक होता है हमारा सिक्रेटिन। सर ये दोनों करता क्या है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ। देखिए, कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, जो पित्ताशय है ना, ये आपका मान लीजिए लीवर है, ये बड़ा सा लीवर है यहाँ पर, ये मान लीजिए लीवर है आपका, इसके नीचे छोटा सा एक गॉल ब्लैडर होता है वो, ये आपका लीवर है वो, ये गॉल ब्लैडर है। तो यहाँ से जब पित्त निकलता है ना, वो गॉल ब्लैडर में आकर के जमा हुआ हो रहता है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है आपका, कोलेसिस्टोकाइनिन पित्त निकलने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, कि लीवर गॉल ब्लैडर से कब पित्त निकलेगा, यह कोलेसिस्टोकाइनिन उत्तेजित करता है वो। और सिक्रेटिन क्या करता है, सिक्रेटिन इसके बगल में ना एक और आप हमारा होता है, जिसे हम लोग अग्न्याशय बोलते हैं, वो एक लंबी सी ग्रंथि होती है जिसे हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज से हमारा अग्न्याशय, जो अग्न्याशयी रस है ना, पैनक्रियाटिक जूस, उसको निकालने के लिए सिक्रेटिन जिम्मेवार होता है वो। यह अग्न्याशय को पैनक्रियाटिक जूस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। बाइल को कौन करता है आपका, वो कोलेसिस्टोकाइनिन, और पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेटिन उत्तेजित करता है कि यह स्रावित हो जाए वो, ठीक है ना। यहाँ पर आपका देखिए पैनक्रियाज आ गया है। अग्न्याशय में 3 तरह के एंजाइम होते हैं, वो भी मैं आगे आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अगला आपका जेजुनम, दूसरा पार्ट। यहाँ पर देखिए भोजन में क्या क्या मिल गया, लीवर से निकला हुआ बाइल जूस मिल गया, और पैनक्रियाज से निकला हुआ पैनक्रियाटिक जूस मिल गया वो, ठीक है। इसके लिए बाइल को निकालने के लिए उत्तेजित किया कोलेसिस्टोकाइनिन, और पैनक्रियाटिक जूस को निकलने के लिए उत्तेजित किया आपका सिक्रेटिन। भोजन अब आ जाता है जेजुनम में। जेजुनम में आपका क्या होता है, ग्रहणी के बाद भोजन जेजुनम में आता है, उसके बाद लास्ट में इलियम में जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं होता, वो जेजुनम में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है वो। और लास्ट में आ जाता है आपका इलियम में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। यहाँ पर जो होता है ना, कई तरह के इंटेस्टाइनल जूस भी निकलते हैं, और इन्हीं में से एक आपका होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, माल्टेज हो गया, और लैक्टेज हो गया। ये सारे एंजाइम यहाँ पर निकलते हैं। देखिए इरेप्सिन क्या करता है, यह पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। आपको ध्यान होगा कि अमाशय में ना प्रोटीन क्या था आपका, प्रोटीन बदल गया था आपका पेप्टोन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इरेप्सिन जो क्या करेगा, पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देगा, वो एमिनो एसिड में बदल देगा वो। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज यह वसा का पाचन करता है वो, लाइपेज वसा का पाचन करता है। एक एक प्रश्न से एक एक जो मैं बता रहा हूँ ना, उससे एक एक प्रश्न बन सकता है। माल्टेज क्या करता है, यह माल्टोज को पचाता है। और लैक्टेज क्या करता है, यह लैक्टोज को पचाता है, ठीक है। यहाँ पर इरेप्सिन है जो कि पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, ठीक है। तो छोटी जहाँ पर अवशोषण होता है ना, वहाँ पर छोटी आंत में ना एक उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना, जिसे हम रसांकुर या फिर विलाई बोलते हैं, विलाई ऐसे लिख सकते हैं इसको, VILLI। यह छोटी आंत में पाया जाता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है। पाचन आपका छोटी आंत में ही होता है, बिलाई छोटी आंत में ही पाया जाता है, वहीं पर आपका भोजन का अवशोषण होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं,
छोटी आंत में किए जाते हैं, पूर्ण पाचक आपका छोटी आंत में ही होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। सिग्मोइड कोलोन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलोन देखिए क्या होता है आपका। भोजन सबसे पहले कहाँ था आपका? मुख में था। मुख से कहाँ आ गया आपका? एसोफेगस में आया आहार। एसोफेगस इसको हम बोलते हैं ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली से आया हम आपका अमाशय में। ठीक है, अमाशय से आ गया छोटी आंत में। छोटी आंत से आ गया आप हमारा बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे ये छोटी आंत हो गया, ठीक है ना, ये छोटी आंत में बना देता है यहाँ पर, बस ये दिखाने के लिए है, एक्चुअल में ये है नहीं। ठीक है, तो ये छोटी आंत यहाँ पर मानियो खत्म हो गई। तो यहाँ से क्या होता है ना, बड़ी आंत शुरू होती है। बड़ी आंत का मैं थोड़ा सा डिजाइन बना देता हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। ये छोटी आंत बड़ी आंत मिल गई यहाँ पर आकर। लास्ट में नाप का देखिए, बड़ी आंत का 3 भाग है। इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ऊपर की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और इसको हम बोलते हैं नीचे की तरफ आ रही है डिसेंडिंग कोलोन। और यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है, वो इसका आकार ना कुछ ऐसा होता है, ये ऊपर से आ रहा है, ये कुछ ऐसा हो जाता है, वो ये आकार इस आकार का होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है आपका? बड़ी आंत में पाया जाता है। ग्रसनी तो आपका ये हो गया, मलाशय आपका ये वाला पार्ट मलाशय हो गया। छोटी आंत आपका मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कोलोन का 3 भाग है। यहाँ पर बड़ी आंत के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। बड़ी आंत जो होता है ना, छोटी आंत की तुलना में बड़ा होता है, किंतु लंबाई में छोटा होता है आपका वो। यहाँ भोजन का कोई पाचन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है वो, जल अवशोषण होता है वो। इस यहाँ पर विटामिन बी का भी निर्माण होता है, विटामिन बी का निर्माण होता है वो। और 3 भागों में बटा हुआ होता है वो, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम आपका ये वाला पार्ट हो जाता है वो। कोलोन 3 तरह का मैंने बता दिए, और रेक्टम आपका जिसको हम लोग मलाशय बोलते हैं वो। छोटी आंत के बाद ना भोजन आपका सीकम में ही आ जाता है। ये आपका हो गया सीकम। ठीक है, सीकम के पास ना एक छोटी सी संरचना होती है, जिसको हम लोग इस तरह की संरचना होती है, जिसे हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं वो। ये अवशेषी अंग है, इसका शरीर में कोई भी काम नहीं होता। जब कभी ना भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो ऑपरेशन करके इसको पूरा का पूरा काट दिया जाता है। सीकम के बाद भोजन क्या कहाँ आता है आपका? कोलोन में आता है, जहाँ जल का अवशोषण हो जाता है। वो जो 3 तरह के बताए ना मैंने, ये असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, यहाँ पर जल का अवशोषण हो जाता है। कोलोन में म्यूकस का निर्माण हो जाता है आपका वो। ठीक है, म्यूकस मतलब कि जो मल होता है आपका, जो भोजन को चिपचिपा बना देता है वो। म्यूकस का निर्माण आपका मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है, और गुदा के द्वारा क्या हो जाता है वो, बाहर आ जाता है वो। ठीक है, तो बड़ी आंत में सिग्मोइड कोलोन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी? वो लीवर ही है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका पेनक्रियाज है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो लीवर वसा घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत है। यहाँ पर कई तरह के विटामिन, वसा या फिर विटामिन ए मेरे ख्याल से यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है ना, वसा में घुलनशील कौन सा? एक जल में घुलनशील विटामिन होता है, और एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जल में आपका बी और सी होता है, और वसा में ए, डी, ई के विटामिन घुलनशील होते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है वो? तो आपका यकृत, यह पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है, क्योंकि इससे बाइल जूस निकलता है, जो कि भोजन को सिर्फ क्षारीय बना देता है। ठीक है, अग्न्याशय से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं, जिसे हम लैट के रूप में जानते हैं। लैट का मतलब लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लार ग्रंथि के बारे में मैं बता चुका हूँ। और तिल्ली, जहाँ पर ये क्या होता है आपका, कोशिकाएं जाकर के नष्ट होती है,
उसमें हम लोग तिल्ली बोलते हैं। तिल्ली अब पैनक्रियाज को ही बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन वही मैंने बताया, विटामिन ए का जो है ना संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। बाकी विटामिन यहाँ पर स्टोर होते हैं, लेकिन संश्लेषण जो है ना विटामिन ए का वो यकृत ही करता है। वो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? सर यकृत यकृत तो कर रहे हो, लेकिन यकृत के बारे में बता नहीं रहे हो। चलिए तो यकृत के बारे में बता देते हैं आपको। देखिए यकृत जो है ना, इसका सही उत्तर आपका यकृत ही है। यकृत क्या क्या करता है सारा डिटेल में देख लीजिए। सबसे पहले तो यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह बाह्य स्रवी ग्रंथि है। बाह्य मतलब इससे जूस बाहर निकलता है, बाह्य ग्रंथि आपका। यह अमाशय के दाहिनी ओर पाया जाता है, ठीक है ना। यह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का उपापचय करती है वो, और कुछ विटामिन और वसा जो घुलनशील होते हैं ना, वो यकृत में जाकर संचित रहते हैं। जैसे कि आपका हो गया ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, क्यू हो गया, ये सब आपका। यकृत में बिलीरुबिन नामक द्रव्य पाया जाता है, जिसकी अधिकता से बिलीरुबिन नामक द्रव्य पाया जाता है, जिसकी अधिकता से ना जॉन्डिस हो जाता है, जिसको हम लोग पीलिया भी बोलते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? ये जो द्रव्य है ना, ये आपका यकृत में ही पाया जाता है वो। यकृत और क्या करता है आपका? यह अमोनिया को, जो कि एक विषैला पदार्थ है, किस में बदल देता है आपका? यूरिया में बदल देता है, ठीक है ना। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है, जो कि यकृत इसका अवशोषण कर लेता है और इसे यूरिया में बदल लेता है, जो मूत्र के द्वारा बाहर आ जाता है, ठीक है। यह ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में बदल देती है। जो ग्लूकोज है ना, जैसे कि जो हमने भोजन खाया वो अंततः ग्लूकोज में ही बदलता है, और ग्लूकोज को यह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखा हुआ रहता है। और देखिए क्या करता है ये, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की मौत जहर से हो जाती है ना, तो जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु का कारण जांच करने के लिए भी यकृत की जांच की जाती है। जब भ्रूण अवस्था होती है, एक और मैं बता देता हूँ, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण भी यकृत में ही होता है, ठीक है। तो विषैले पदार्थों का कौन चूषण करता है? तो अब यकृत करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? अभी मैं बताया हूँ, ऑप्शन डी यकृत है और सही उत्तर। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? सेम आपका यकृत। ऑप्शन ए सही उत्तर है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, किसमें? यकृत में ही यूरिया बनाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कौन निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? इसमें से किसका उत्पत्ति करता है? यूरिया को। अमोनिया को यह बदल देता है, किसमें? यूरिया में बदल देता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है? आपका यकृत में जमा होता है। अगर लगता है कुछ मैं गलत बता रहा हूँ ना, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ। ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत पैदा करती है, सिरोसिस पैदा करती है? देखिए यकृत में क्या पाया जाता है आपका, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। वैसे इसका कॉपर। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस यानी कि यकृत निक्रोसिस पैदा करती है? तो कॉपर के कारण ये होता है आपका। देखिए लीवर में पित्त रस रहता है, लीवर जो है ना आपका, उसमें पित्त रस रहता है, पैनक्रियाटिक बाइल जूस बनता है, जिसमें क्या क्या होता है? इसमें आपका कॉपर होता है, लोहा भी होता है, पोटेशियम भी होता है आपका वो, ठीक है। लीवर जहर के प्रभाव को कम भी करता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? किस भारी धातु के कारण? तो कॉपर ही यहाँ पर आ रहा है हमारा, जिसके कारण यकृत नेक्रोसिस होता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, खाद्य विषाक्तता। एफ्लाटॉक्सिन के कारण जो है ना हमारा यकृत ही प्रभावित होता है, ठीक है।
ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखिए एफ्लाटॉक्सिन याद रखिएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस आपका लीवर को ही प्रभावित करता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? यकृत यकृत यकृत, ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? यकृत, जिसे बाइल जूस कहते हैं, गॉल ब्लैडर में जमा होता है। पित्त कहाँ संग्रहित होता है आपका? पित्त आपका संग्रहित होता है पित्ताशय में, जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है। वो यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ना एंजाइम, वो इसको उत्तेजित करता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह से काम करती है? तो आपका हुआ अग्न्याशय। अग्न्याशय आपका मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, मैं बता चुका हूँ, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह बाह्य ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? अग्न्याशय ही क्या बनाता है आपका? इंसुलिन बनाता है। मैं बता चुका हूँ, अल्फा बीटा और गामा 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। बीटा से ही इंसुलिन का निर्माण होता है। लैंगरहैंस दीपिका कोशिका ऐसा होता है, वहाँ पर इसका निर्माण होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का स्राव होता है? आपका अग्न्याशय, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अग्न्याशय गॉल ब्लैडर में आपका पित्तरस जमा होता है। बनता कहाँ पित्तरस? यकृत में बनता है, गॉल ब्लैडर में जमा होता है। अग्न्याशय में पूर्ण पाचक रस, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन पाया जाता है। पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यह बीटा कोशिका में पाया जाता है आपका, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा 3 तरह का होता है। बीटा में आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल पाया जाता है, जहाँ से इंसुलिन उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, बता चुका हूँ मैं पहले भी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? ये देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले क्वेश्चन में भी यही था कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है आपका, यह एंजाइम नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। मेरे ख्याल से थोड़ा बताना मैं भूल गया, चलिए मैं बता तो चुका हूँ, अल्फा बीटा और गामा। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। ऑप्शन डी सही उत्तर। इसी कारण मधुमेह, शुगर या फिर चिनिया बीमारी होती है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? बता चुका हूँ, बीटा कोशिका, जो कि पैनक्रियाज में पाया जाता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? किसकी खराबी से? ऑप्शन बी है आपका पैनक्रियाज की खराबी से, ठीक है, क्योंकि मधुमेह आपका होता है किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन कहाँ निकलता है? पैनक्रियाज के बीटा सेल के लैंगर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कोशिका होता है उससे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? जो आप मल करते हो ना, उसका रंग देखोगे हो क्या कभी कभी पीला हो जाता है, तो वो आपका होता है किसके कारण? यूरोबिलिन के कारण। ऑप्शन डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? पाचक और श्वसन, देखिए क्या होता है आपका, जब हम खाना खाते हैं ना, ऐसे मुख से हमने खाना खाया और ये आपका पेट रहा नीचे, और यहाँ पर फेफड़ा, पेट के साथ फेफड़ा भी होता है आपका। तो मुख से 2 तरह की नलियाँ आपस में आती हैं। मुख से तो एक ही तरह का है, लेकिन जो डिवाइड होता है ना, एक पेट में भी चला जाता है और एक फेफड़े में भी चला जाता है आपका। तो आप जो खाते हो ना, जो खाना खाते हो तो पेट में जाता है, लेकिन जब आप श्वास लेते हो तो वो फेफड़े में जाता है। तो कहाँ पर ये क्रॉस करता है? आपका कंठ के पास। ऐसी कई सारी यहाँ पर सिस्टम होते हैं जो कि हवा को इधर जाने देता है और भोजन को इधर जाने देता है। तो कंठ में यह क्रॉस करती है। कंठ नहीं, ग्रसनी, सॉरी, ग्रसनी, इसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं, जहाँ पर भोजन ग्रास नली में एंटर करती है, ठीक है। यहाँ पर आपका वो भी होता है जिससे हम लोग आवाज़ निकालते हैं, लैरिंग्स होता है और फेरिंग्स होता है।
आगे जा करके ब्रोंकाई में, ब्रोंक्योलस में, और लास्ट में एल्वियोली में जा करके टूट जाता है। एल्वियोली में गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन दे दिया जाता है, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ग्रसनी इसका सही उत्तर है, जहां पर दोनों नलियां क्रॉस करती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद वही ग्लूकोज ही होता है, जो कि ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में जमा रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? हम कौन सा गैस लेते हैं? आपका ऑक्सीजन। ठीक है, जैव तंत्र, जीवित लोगों में पूछ रहा है, ठीक है ना, जीवित जानवरों में, तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन सही उत्तर है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? लवण, लवण मतलब क्या होता है आपका? वो इसे हम लोग नमक कहते हैं। नमक क्यों खाते हैं? भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना नहीं, ये तो स्वादिष्ट बनाता है भोजन को, ठीक है ना, भोजन को स्वाद, अगर बिना नमक के खाओ तो देखो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा खाने में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों? यह मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसमें सभी तरह के एमिनो एसिड होते हैं जो कि हमारा शरीर आसानी से पचा सकता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं, क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? क्योंकि उन्हें प्रचुर मात्रा में, ऑप्शन आ गया आपका, बसा होता है वो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जो होता, जैसे कि एक बार जो हमने कोई खाना खाया तल के, जैसे चिकन तला, उसी में बार बार चिकन तले जा रहे हो, तले जा रहे हो, तले जा रहे हो, तो उसमें ना ऐसे फैट बन जाते हैं ना जो हमारे शरीर उसे पचा नहीं सकता है वो, ठीक है ना, तो जिसके कारण हमारे क्या होता है, वो कैंसर जनक का कारण बन जाता है वो, ठीक है ना, वो जो तेल है वो कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये था पाचन तंत्र। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका क्विज टेलीग्राम ग्रुप में होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, गुड लक आपके एग्जाम के लिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।